अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 हमने स्टार्ट लिए हुए है और लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास टॉपिक था बीट्स। और वहाँ पे जब हमने बीट्स का टॉपिक एंड किया है तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेंथी टॉपिक था, तो उसके कुछ जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है वो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो बीट की अगर हम लोग बात करें तो बीट में हम लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास टू वेव है, साउंड वेव है, जिनकी एम्पलीट्यूड सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास डिफरेंट है, तो उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से वो दोनों जो हमारे पास वेव आपस में मिलती हैं, तो उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से रिजल्टेंट में जो आपके पास एक साउंड सुनाई देती है, उस साउंड को हमने कहा था कि वो कहलाती है बीट। अब उस बीट के लिए जब हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया है, तो मैथमेटिकल जो हमारा एक्सप्रेशन फाइंड हुआ है वो हमारे पास कुछ इस तरह हुआ था कि 2 डेल्टा एम cos ओमेगा एम्पलीट्यूड टी, और दूसरा हमारे पास था साइन के साथ, टोटल बात करें तो साइन के साथ था ओमेगा के पास है एवरेज इंटू टी, जिसमें हमारे पास ये जो उसके cos की टर्म थी, इसे हमने कहा था कि ये उसकी ये वाली जो है ये उसकी कहलाती है एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास किसी भी जो वेव है उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी हो सकती है और वो मिनिमम भी होती है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड में देखें तो 2 नंबर है, वो भी कांस्टेंट है, पी एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास ये जो सारी एम्पलीट्यूड है ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास एंगल पे, कि जैसे जैसे कॉस मैक्सिमम होगा उस टाइम आपकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती जाएगी, और जब हमारे पास कॉस का फैक्टर मिनिमम होगा तो उस टाइम जो एम्पलीट्यूड होगी वो हमारी मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है कि कॉल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास +-1। अब किस वैल्यू के ऊपर होती है, तो हमारे पास ओमेगा एम्पलीट्यूड टी इक्वल टू किसके होते हैं, n बाई n होता है नंबर का। अगर 0 दोगे तो 0 हो जाएगा, 1 देंगे तो पाई हो जाएगा, 2 देंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 3 देंगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉल होता है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पे लाई कर होता है। अब हमारे पास जो ओमेगा एम्पलीट्यूड है ये हमने डिफाइन वहाँ पे किया था, वो क्या था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास हो गया n पाई। अब ओमेगा होता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा 1 की जगह आएगा 2 पाई f1, ओमेगा 2 की जगह आएगा 2 पाई f2 और होल डिवाइडेड बाई 2 साथ में t इक्वल टू n पाई। इधर ऊपर से हम लोग 2 कॉमन लेंगे और इस नीचे वाले 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, पाई हम लोग कॉमन लेंगे और दूसरी साइड पे पाई से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हो जाएगी f1 माइनस f2 t इक्वल टू n। तो हमने जस्ट t फाइंड करना है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है f1 माइनस f2, तो दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। जैसे जर्नल अगर हम रिप्रेजेंट करें तो मैं कहती हूँ टी एन इक्वल है n इंटू f1 माइनस f2। मेन हम टाइम जो है वो फाइंड करते हैं, n को 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इस तरह हम अपने किसी भी टाइम के लिए अपना एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अब इसी में हम क्या करते हैं, एक दफ़ा 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 डिवाइड बाई f1 माइनस f2। एक दफ़ा रख लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह 2 इंटू f1 माइनस f2। तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया, एक हमारे पास t1 आ गया और एक हमारे पास आ गया t2। अब हम क्या चाहते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास t2 माइनस t1। तो इधर भी हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल टर्म। जब हम इनका एलसीएम लेंगे f1 माइनस f2 तो 2 माइनस 1 से कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये जो हमारे पास है t2 माइनस t1, ये हमारे पास दो साउंड वेव के दरमियान टाइम के डिफरेंस है, तो ये हमारे पास जितना डिफरेंस होगा उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होती रहेंगी, तो हम इसे कह देते हैं t बीट्स। अब हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान क्या होता है, f इक्वल होता है आपके पास 1/t टाइम पीरियड, और अगर हम फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन देखें तो वो क्या होता है 1/t। तो t है, अगर हमारे पास क्या करें, इसका 1 ओवर लें तो ये जो ओवर है ये हमारे पास सिंपल में चला जाएगा, दोनों तरफ ओवर लेंगे ना 1 ओवर, तो 1/t बीट जो t जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और इसका जब ओवर ख़त्म करेंगे, क्योंकि थर्ड ओवर जो होगा वो फर्स्ट में चला जाएगा, तो किस इक्वल आ जाएगा, f1 माइनस f2। मेन जो फ्रीक्वेंसी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि दो जो आपने साउंड वेव ली हैं उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है। कल भी आपसे बात की थी कि अगर एक फ्रीक्वेंसी 10 है और एक की फ्रीक्वेंसी 5 है तो उनके दरमियान नंबर ऑफ बीट्स कितनी प्रोड्यूस होगी, 10 माइनस 5, तो 5 नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस होगी। मेन जो बीट्स होती है वो डिपेंड करती है उन दोनों वेव के दरमियान फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है। सिमिलरली हम क्या कहते हैं, हम मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं।
तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब हमारे पास काज मिनिमम होगा, और काज मिनिमम कब होता है? वो हमारे पास हाफ इंटीजर मल्टीपल पे होते हैं। तो इसी तरह ओमेगा एम्पलीट्यूड की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2, 2 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो हमने t फाइंड कर लिया। इसी t को हम लोग जनरल नाम दे देते हैं tn। अब इस दफ़ा 1 पुट करेंगे तो 3/2 बन जाएगा f1 माइनस f2, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1 पुट करेंगे ना, तो 1 प्लस ये हमारे पास 1 प्लस हमारे पास बन जाएगा 1/2। तो जब इसका आप 2 एलसीएम लोगे तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो 3/2। सिमिलरली जब यहाँ पे 2 देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 5/2। अब इन दोनों में हमारे पास टाइम के दरमियान जब डिफरेंस फाइंड किया तो वो भी हमारे पास क्या आया? 1 माइनस f1 माइनस f2। इस टाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं? टाइम बीट का। और जैसे ही इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी। अगर हम लोग दोनों केसेस देखें तो हमारे पास दोनों केसेस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड कर रही है डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी, कि वो जो दो साउंड वेव हमने ली हैं उनके दरमियान हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कितना डिफरेंस है। जितना हमारे पास कम डिफरेंस होगा, जो कम डिफरेंस हुआ तो जो बीट्स बनेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अगर दो वेव के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो जो आपके पास बीट बनेगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक, अब एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 10 से कम रहना चाहिए, 10 या 10 से कम रहना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल एक है वो आपके पास 20 की है और दूसरी आपके पास 10 की है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 10। अगर ये हमारे पास डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि उन्हें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट होता है वो इतना क्लियर नहीं रहता। तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बीट फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है ये हमेशा 10 या 10 से कम रहना चाहिए। तो फिर जो नंबर ऑफ बीट्स बनती हैं वो आपके पास इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं, आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ हमारा बीट्स का टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट। अब हमारे पास डॉपलर इफेक्ट क्या होते हैं? डॉपलर इफेक्ट है कि अगर आपके पास कोई भी सिंपल एग्जांपल चलते हैं ना, कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, ठीक है, और आप स्टेशन पे बैठे हो। अब वो ट्रेन है उसने अपना हारन बजाया, अब उसका हारन की एक साउंड है और वो आके कान में पड़ी है। अब वो ट्रेन जो है वो आपके पास क्या हो रही है कि स्टेशन, आप अपनी रेस्ट पे हो स्टेशन पे, और वो ट्रेन आके नज़दीक आ रही है। आप देखोगे कि जितनी वो आके नज़दीक आ रही होगी आपको उसकी जो साउंड होगी वो ज़्यादा सुनाई देंगी। अब एक्चुअली देखा जाए तो वो तो हारन वही है, ये तो नहीं हो रहा कि जो ट्रेन है उसका हारन बार बार चेंज हो रहा हो, कि पहले हमने छोटा साउंड वाला हारन लगाया हुआ था और फिर हमने बड़े साउंड वाला कर दिया, ज़्यादा साउंड वाला। ऐसे तो नहीं है, बल्कि क्या हुआ है जब वो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही है। अब वही ट्रेन अगर ऐसा हो कि आपसे दूर जाने लग पड़े तो आपको उसकी जो साउंड होगी वो कम सुनाई देगी। अब क्या हुआ है, ना आप चेंज हुई हो, आप ना चेंज हुई है, ना ट्रेन चेंज हुई है, लेकिन पहली जो ट्रेन थी जो अब आपकी तरफ आ रही थी तो आपको उसकी साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही थी, जब वो आपसे दूर जा रही है तो आपको कम सुनाई दे रही है। तो ये जो अपेरेंटली चेंज है एक्चुअली वही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी साउंड जो भी उसका विसल की जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है वही है, लेकिन आपको कभी वो ज़्यादा सुनाई दे रही है और कभी कम सुनाई दे रही है। तो ये जो अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी को, इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट डॉपलर ने, और इसी इफेक्ट उसने कहा था डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट में एग्जांपल हमने चेक कर ली। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन डॉपलर इफेक्ट की क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट की पहली बात है कि जो हमारे पास सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ट्रेन है, उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो तकरीबन आपके पास होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो सोर्स है, चाहे वो आपके पास कार है, चाहे आपके पास कोई बाइक है, चाहे कोई भी ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है वो आपके पास 330 मीटर पर सेकेंड से कम होनी चाहिए। दूसरा जो आपके पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन होता है? जो उस चीज़ को नोट कर रहा है। जैसे आप अगर नोट कर रहे हो इट्स मीन आप एक ऑब्जर्वर हो। तो जो ऑब्जर्वर अगर मूव कभी कर रहा है तो ऑब्जर्वर की भी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से कम होनी चाहिए। तो ये दो मेन इसकी लिमिटेशन है। अगर ये स्पीड ज़्यादा हो जाए तो वो जो उसकी जो वेव फ्रंट होती है वो आपके पास पहुंचने में टाइम लगाएंगी और वो जो इफेक्ट होगा वो इतना क्लियरली आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये दो आपने मेन बातें हैं, इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिस पे डॉपलर इफेक्ट आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते।
मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर जो अपेरेंटली चेंज आ रहा है वो आप नोट नहीं कर पाते। तो उसमें पहला आपके पास है कि आपके पास अगर ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड दोनों रेस्ट में, जब दोनों रेस्ट में होंगे तो हर टाइम जितनी नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होंगी सोर्स से, उतनी नंबर ऑफ वेव जो है वो आपके पास रिसीव होंगी, तो कोई उनके दरमियान चेंजिंग नहीं आएगी। जब चेंजिंग नहीं आएगी तो डॉपलर इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट सेकंड उसके पास है कि अगर हमारे पास सोर्स एंड साउंड दोनों मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम है और उनकी स्पीड भी सेम है। अगर उनकी दोनों की स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रेन जो वो इस तरफ जा रही है और ऑब्जर्वर भी उसी स्पीड के साथ इस तरफ जा रहा है, तो हर टाइम दोनों को ऐसे लगेगा जैसे दोनों एक दूसरे की लाल से रेस्ट पे, वो दोनों को एक दूसरे की लाल से कोई चेंजिंग आपको फील नहीं होगी, तो वहाँ पे भी वो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व आपके पास नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आपके पास सोर्स है साउंड और ऑब्जर्वर दोनों परपेंडिकुलर मूव करें, मीन फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स है साउंड आपके पास इधर जा रहा है, तो इस टाइम भी आप डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट आपके पास मीडियम अगर मूव करे, मीन सोर्स ऑफ साउंड जैसे कार है वो भी रेस्ट पे है, जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट पे है, लेकिन मीडियम, अब यहाँ पे मीडियम क्या हो सकता है, एयर, कि एयर जो है वो सिर्फ हमारे पास मूव कर रही है, तो तब भी आप डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप भी रेस्ट पे हो और जो हमारे पास साउंड का सोर्स है वो भी रेस्ट पे है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है आगे पास उतनी नंबर ऑफ वेव आपके पास पहुंच रही है, तो आगे पास कोई नंबर ऑफ वेव में चेंजिंग नहीं आएगी। जब नंबर ऑफ वेव में चेंजिंग नहीं आएंगी तो आप डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि आपके पास ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो। ये बात इसी तरह होगी जैसे हमारे पास ये सेकंड वाला पॉइंट की है कि हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हो सेम स्पीड के साथ, तो इसमें भी ये क्या है कि हर दफ़ा आपको लगे कि दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो उस टाइम में आप डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसकी पॉइंट है कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। जनरल हमने सिंपल इसकी एक एग्जांपल देखी कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। लिमिटेशन देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या लिमिटेशन है जिस पे डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता, वो कौन सी कंडीशन है जिस पे डॉपलर इफेक्ट आप क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट अब हम इसके केसेस देखेंगे और केसेस में हम आपका मुख्तलिफ इसके केसेस बन जाते हैं। इसमें ये केस भी बन जाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, टूवर्ड मूव कर रही है, कोई ये हो सकता है कि आपसे अवे जा रही है, या आप किसी चीज़ की तरफ आ रहे हो, या कोई आपसे अवे जा रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास सोर्स और साउंड में क्या डिफरेंस आएगा। तो ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ, जिसमें पहला हमारे पास जो टॉपिक था वो बीट से हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई थी, उससे हमने क्लियर किया और वहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पता चला कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि वो दोनों जो साउंड वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का कितना डिफरेंस है। दोनों में मैक्सिमम में भी हमने चेक किया और मिनिमम में हमने चेक किया, दोनों में हमारे पास सेम यही रिजल्ट आए। अब इस रिजल्ट में हमने याद रखना है कि ये जो डिफरेंस है ये आगे पास 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बीट्स क्लियरली आपके पास नोटेबल नहीं होती। नेक्स्ट हमने जो किया वो हमारे पास है डॉपलर इफेक्ट। डेफिनेशन आपके पास क्या है डॉपलर इफेक्ट की, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आती कि फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास ट्रेन है उसके जो भी हारन की फ्रीक्वेंसी है वो वही है, लेकिन आपको कभी वो कम सुनाई देती है जब आप दूर से जा रहे हो, और अगर आप उसके पास आ रहे हो तो आपको ज़्यादा सुनाई दे रही होती है। तो ये जो अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर आपको लग रहा होता है कि ये हमारे पास जो चेंजिंग आई है फ्रीक्वेंसी को, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। फिर हमने देखा इसकी लिमिटेशन क्या है डॉपलर इफेक्ट की, और फिर हमने देखा कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर आप डॉपलर इफेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और ये कंडीशन वगैरह को इम्पोर्टेंट याद रखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह हमारे पास बन जाते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह इसके केसेस हम आप पास स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 हम अपने केसेस को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लास तो आप लोगों ने पूछ लेना है और इस चीज़ को नोट करना। और ये जो लॉन्ग टॉपिक है ना, ये डॉपलर वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर जो केसेस होते हैं वो आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।